हेलो हेलो डियर स्टूडेंट, दिस इज रेनू एंड वेलकम बैक टू एसकेवीपी। आज का हमारा जो सेशन रहने वाला है बच्चों, वो है मास्टर ऑफ आर्ट इंग्लिश को लेकर के, जिसमें हम पढ़ रहे हैं फर्स्ट सेमेस्टर के लिए। और फर्स्ट सेमेस्टर में हम पेपर 2 पढ़ रहे हैं, जिसका आज यूनिट 5 यानी कि लास्ट टॉपिक है। यूनिट 5 का पार्ट 2 है। और इस सेशन में अगर हम बात करें तो इस सेशन में हम देखेंगे स्कूल फॉर स्कैंडल, और जो लिखा है वो कौन से पर्सन थे। तो हम देखेंगे कि आरबी शेरिडन इनको बोलते हैं, लेकिन इनका अगर हम फुल नाम लेंगे यानी कि तो वो होंगे रिचार्ड ब्रेनसिली शेरिडन, है ना। आरबी शेरिडन के नाम से इनको जानते हैं। तो ये कहानी इतनी वंडरफुल रहने वाली है, कहानी नहीं कहेंगे, जो प्ले है ये बहुत ज़्यादा वंडरफुल रहने वाला है। लेकिन थोड़ी सी बात इसमें अगर हम करेंगे कि जो ये स्कूल फॉर स्कैंडल है, हम पढ़ रहे हैं बच्चों किसके लिए, तो हमें पता है कि मास्टर ऑफ आर्ट पढ़ रहे हैं, मास्टर ऑफ आर्ट पढ़ रहे हैं फर्स्ट सेमेस्टर के लिए। और ये पेपर आपका जो चल रहा है वो है पेपर 2। अगर हम यूनिट की बात करें बच्चों, तो हमें पता है कि यूनिट 5 का ये पार्ट 2 है, पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने देखा था क्या बच्चों, पार्ट वन में कि डचेज ऑफ मालपी, है ना, डचेज ऑफ मालपी के बारे में हमने देखा था पार्ट 1 में। ये प्रीवियस लेक्चर में था, अगर आप इसको नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाके इसको देखेंगे और इसका एंजॉय लेंगे। अगर हम स्कूल ऑफ स्कैंडल की बात करें तो स्कूल ऑफ स्कैंडल में हम देखेंगे कि राइट कब हुआ था। तो राइट की बात हम देखेंगे कि ये राइट कब हुआ था, आखिर कौन से ईयर में। तो राइट देखेंगे 1777 में। और ये जगह कौन सी थी, तो इंग्लैंड लंदन की थी, इंग्लैंड लंदन, है ना। और पब्लिश की अगर बात करेंगे तो पब्लिश भी इसी सन में हुआ था, ये पब्लिश भी हुआ था 1777 में। ओके बच्चों। और इसका अगर हम जेनर कहें कि जेनर क्या है, जेनर तो ये है कॉमेडी ऑफ मैनर्स, कॉमेडी ऑफ मैनर, कॉमेडी ऑफ मैनर। वेट सेकेंड बच्चों, कॉमेडी ऑफ मैनर्स, यस, इसका जेनर भी पता चल गया। और अगर इसके हम सेटिंग की बात करें तो सेटिंग भी हमें पता है कि लंदन इंग्लैंड, है ना, ऐसा बोल सकते हैं। तो सारी चीज़ें हम जो है हम लोगों ने जान ली है। अब हम देखेंगे कि जो आरबी शेरिडन जो हैं उनके बायोग्राफी के बारे में देखेंगे कि उनकी बायोग्राफी आखिर किस तरह से रही। तो बायोग्राफी की तरफ चलते हैं बच्चों हम। और ये जो महिला दिख रही हैं ये बहुत कलाकार होती हैं, लेकिन इनसे हम पहले बाद में मिलेंगे। पहले हम शेरिडन के थोड़े से जो है उनके ड्रामा वगैरह देखेंगे कि किस तरह से इन्होंने अपने जीवन में कौन कौन से ड्रामा लिखे, ठीक है। तो रिचर्ड ब्रेनसिली शेरिडन यानी कि जिनको हम आरबी शेरिडन के नाम से जानते हैं, इनके बायोग्राफी को देखेंगे। अगर बर्थ की बात करें बच्चों, तो जो आरबी शेरिडन है उनका बर्थ कब हुआ था, 30 अक्टूबर 1751 में हुआ था। कौन सी जगह थी, तो डब्लिन आयरलैंड में हुआ था, है ना। और अगर डेथ की बात करें बच्चों, तो डेथ इनकी कब हुई थी, 7 जुलाई 1860 में हुआ था। और वो स्पेस कौन सा था, यानी कि जगह कौन सी थी, तो लंदन इंग्लैंड का। अब आगे बढ़ेंगे और देखेंगे हम कि इनकी एजुकेशन कहाँ से हुई थी, मतलब कौन सा स्कूलिंग टाइम क्या था और कॉलेज का टाइम क्या रहा था। तो एजुकेशन अगर हम देखेंगे तो हॉरर स्कूल लंदन में इन्होंने अपनी स्कूली एजुकेशन कंप्लीट की थी। डिड नॉट द अटेंड यूनिवर्सिटी बट वाज अ वेल रीड एंड सेल्फ एजुकेटेड मैन, यानी कि इन्होंने हायर स्कूल लंदन से पढ़ाई की थी, लेकिन उन्होंने विश्वविद्यालय में कभी भी एजुकेशन नहीं ली, यानी कि हायर एजुकेशन में जब इन्होंने अपनी शिक्षा ग्रहण की तो वो कॉलेज जाके नहीं किया था। लेकिन फिर भी ये सेल्फ स्टडी करके बहुत ही अच्छे एजुकेटेड यानी कि सेल्फ एजुकेटेड मैन बने, खुद से पढ़ाई की, अपनी सेल्फ एजुकेशन ली थी इन्होंने सेल्फ स्टडी से। अब आगे चलते हैं और इनके करियर के बारे में जानते हैं। इनके करियर को देखेंगे तो प्ले राइट, और यहाँ पे ऑरेटर, पॉलिटिशियन, बिकम अ मेंबर ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंट, ऑन द मैनेज द डॉरी लेन एंड द थिएटर इन द लंदन, यानी कि वे एक नाटककार थे, वक्ता थे और राजनीतिक भी थे, यानी कि इनको पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट था। ब्रिटिश संसद के सदस्य बने और लंदन के डेरी लेन थिएटर के क्या बने, ये मालिक बने। आगे देखो बच्चों, मतलब ये मैन कितने ही ज़्यादा मोस्ट पॉपुलर हुए, कैसे कि स्कूली शिक्षा ली, लेकिन ये जब हायर एजुकेशन करना हुआ तो इन्होंने कॉलेज से अपनी एजुकेशन नहीं ली, सेल्फ स्टडी करके अपने करियर को आगे बढ़ाया।
अब इनके मेजर वर्क को देखेंगे कि इनका मेजर वर्क आखिर क्या क्या था, है ना। मेजर वर्क के बारे में अगर हम देखें तो मेजर वर्क इनके क्या थे, द रिवाइवल्स जो 70-75 में क्या हुआ था, मेंशन किया गया था। अ कॉमेडी ऑफ मैनर्स इंट्रोड्यूस द फेमस कैरेक्टर मिसेस मालोप्रॉप, यानी कि ये एक सामाजिक हास्य नाटक जिसमें मिसेज मेलाप्रॉप जैसे प्रसिद्ध चरित्र को क्या किया है, इन्होंने इसमें मेलाप्रॉप को मेंशन किया हुआ है। ओके बच्चों, अगर स्टूडेंट्स में हम बात करें कि जो स्कूल द स्कैंडल है, यानी कि जो आज हमारा कॉमेडी ऑफ मैनर होने वाला है, जो इस सेशन का ड्रामा रहने वाला है जिसका नाम है द स्कूल ऑफ द स्कैंडल, वो कब इन्होंने मेंशन किया था, कौन सी ईयर में, तो 1777 में कहेंगे कि ये पब्लिश किया गया था। स्टैटिकल कॉमेडी अबाउट गॉसिप, हाइपोक्रेसी एंड द एपेरियंस, यानी कि गपसप, पाखंड और दिखावे पर आधारित व्यंग्यात्मक क्या है, ये नाटक है। ठीक है, और क्राइटिक्स अगर इसका हम देखेंगे तो क्राइटिक्स क्या बनेगा बच्चों, क्राइटिक्स का बनेगा 7079 ए स्टेयर ऑफ द ड्रामेटिक क्राइटिज्म, यानी कि नाटक समालोचना पर एक व्यंग्यात्मक रचना होती है। और अगर इनका हम राइटिंग स्किल देखेंगे बच्चों, तो राइटिंग स्टाइल, तो इनकी लेखन शैली जो थी वो किस तरह से थी, तो लेखन शैली इनकी थी बहुत ही ज़्यादा, इनका जो डायलॉग था वो विटी डायलॉग्स था, स्टैटिकल टोन्स था, और इसमें स्ट्रॉन्ग फीमेल कैरेक्टर भी इसमें मेंशन किए हुए हैं। ठीक है, और आगे अगर देखें हम तो मास्टर ऑफ कॉमेडी का ये मैनर भी है जिसमें इन्होंने अपनी लेखन शैली में चतुर संवादों को, व्यंग से भरपूर, मतलब सारी शब्दों को इसमें मेंशन किया हुआ है। ओके, वे कॉमेडी ऑफ मैनर्स शैली के प्रमुख क्या माने जाते हैं, लेखक माने जाते हैं, यानी कि मास्टर ऑफ कॉमेडी मैनर्स, इनको कॉमेडी ऑफ मैनर्स का मास्टर कहा जाता है। अगर इनकी विरासत की बात करें, यानी कि लेगेसी की बात करें, तो शैरिडन इज द रिमेंबर्ड एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कॉमिक ड्रामाटिस्ट ऑफ द 18th century. He plays or still performed for their humor, wit and social relevance, यानी कि उन्होंने क्या किया था 18वीं शताब्दी में के सर्वश्रेष्ठ जो हैं वो हास्यमुख कह सकते हैं कि हास्यमुख नाटककारों में से क्या थे, एक थे। उनके नाटक आज भी अपनी प्रासंगिकता और हास्य शैली के लिए मंच पे मंचित किए जाते हैं। अब ये जो है स्कूल फॉर द स्कैंडल, इसके हम कैरेक्टर से मिलेंगे, और कैरेक्टर कुछ 6 या 7 पर्सन हैं। ये जो ड्रामा है बच्चों वो है तो बड़ा इंटरेस्टिंग, लेकिन थोड़ी सी बातें यहाँ पे आपको जब आगे देखेंगे, इस समरी को आप रीड करेंगे तो समझ में ज़्यादा आएगा। पहले आप कैरेक्टर से इंट्रोड्यूस हो जाइए, उसके बाद हम फिर चलते हैं एक एक कैरेक्टर के किरदार को कौन कैसा निभाता है उस पर। इसमें एक पर्सन रहते हैं सर पेटर टीजल, जिनका नाम रहता है ना, और ये जो हैं एल्डरी मैरिड टू यंग वुमेन जेलियस एंड इनसिक्योर, यानी कि जो सर पेटर रहते हैं वो क्या है, एक अपने से 8-10 साल छोटी उम्र की महिला से, यानी कि वुमेन से शादी करते हैं, और बहुत ज़्यादा ईर्ष्या वाली भावना उनके तरफ रखते हैं। मतलब ऐसा लगता है कि जलते रहते हैं अपने पति से, और उनकी पत्नी को लगता है कि हमारे जो पति हैं वो मैं उनसे ज़्यादा छोटी हूँ, तो मुझे ऐसा क्या है कि ट्रीट करते रहते हैं कि ये चीज़ करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ऐसी सारी बातें। तो इसमें यही बताया गया है कि वृद्ध व्यक्ति जो एक युवा महिला से विवाह करता है, वो क्या है कि इनके साथ जो इनकी वाइफ रहती हैं, अभी नाम हम बताएंगे, जिनका नाम रहता है लेडी टीजल, वो क्या करती हैं, इनके साथ ईर्ष्यालु और असुरक्षित यानी कि इनसिक्योर फील करती हैं। सर पेटर टीजल की वाइफ का नाम रहता है लेडी टीजल। यंग वाइफ ऑफ सर पेटर, यानी कि सर पेटर की वाइफ रहती हैं जिनका नाम रहता है लेडी टीजल, और ये क्या करती हैं कि थोड़ी सी शरारती टाइप की रहती हैं, है ना। लेकिन जब ये कहानी का अंत आता है, समरी के अंत में इनकी यहाँ पे इंटेलिजेंसी दिखती है, थोड़ी सी इनकी ईमानदारी दिखती है। किस वजह से दिखती है उसको बाद में देखेंगे, यानी कि इस अभिशेषण में आगे चल के। चार्ल्स सरफेस रहते हैं, चार्ल्स सरफेस और जोसेफ सरफेस। चार्ल्स सरफेस और जोसेफ सरफेस की बात करें अगर बच्चों हम, तो देखेंगे ये दोनों भाई रहते हैं।
चार्ल्स सरफेस और जोसेफ सरफेस ये दोनों क्या रहते हैं, ये दोनों ब्रदर रहते हैं, है ना, ये दोनों ब्रदर हैं, दोनों भाई हैं। जोसेफ क्या है, थोड़ा होशियार है, लेकिन चार्ल्स क्या है, ये थोड़ा सा कूट टाइप का रहता है, मतलब थोड़ा मोटी बुद्धि का रहता है, ऐसा कह सकते हैं। और ये दोनों भाई रहते हैं। बाद में क्या सीन बनता है कि इनके एक चाचा भी रहते हैं, उनसे इंट्रोड्यूस करवा दें आपको। इनके एक चाचा भी रहते हैं, उनका क्या नाम रहता है बच्चों, जिनका नाम रहता है सर ओलिवर सरफेस, है ना, सर ओलिवर सरफेस। जो चार्ल्स है वो क्या है, हॉनेस्ट भी है, जेनर भी है, और काइंड और हार्टेड भी, यानी कि ईमानदार, उदार और नेक दिल है, लेकिन क्या है कि मोटे बुद्धि का रहता है चार्ल्स। और जोसेफ जो है वो दिखावे पे बहुत ज़्यादा विश्वास करता है, जो नैतिक बनने का दिखावा करता है, लेकिन क्या है, धोखेबाज रहता है। उसके अंदर चालाकी बहुत रहती है, चालबाजी बहुत रहती है। ये जोसेफ की बात, यानी कि जोसेफ सरफेस की बात हो रही है। और जो चार्ल्स सरफेस है वो तो बेचारा बहुत हॉनेस्ट रहता है, लेकिन दिमाग से थोड़ा कमज़ोर रहता है। अब सर ओलिवर सरफेस, यानी कि सर ओलिवर सरफेस जो हैं वो चार्ल्स और जोसेफ, चार्ल्स एंड जोसेफ, चार्ल्स एंड जोसेफ के क्या रहते हैं, ये अंकल रहते हैं। ये चार्ल्स और जोसेफ के अंकल रहते हैं। ओके बच्चों, तो 5% से आप इंट्रोड्यूस हो चुके हैं। सर ओलिवर सरफेस, ये जो सर ओलिवर सरफेस है, यानी अंकल ऑफ चार्ल्स एंड जोसेफ, रिटर्न इन द डिस्गाइज टू टेस्ट हिज नेफ्यूज, यानी कि चार्ल्स और जोसेफ जो हैं वो चाचा रहते हैं, मतलब चार्ल्स और जोसेफ जो हैं वो सर ओलिवर सरफेस के भतीजे रहते हैं, और ये उनके चाचा रहते हैं, जो बेस बदल कर लास्ट में क्या करते हैं, उनके करेक्टर का एग्ज़ाम लेते हैं, यानी कि उनके चरित्र की परीक्षा लेते हैं। और इसमें एक लेडी आती हैं बच्चों, ये हैं लेडी स्नीयरवेल। लेडी स्नीयरवेल एक ऐसी महिला रहती हैं बच्चों, ये कि ये जैसे गांव में कुछ औरतों की आदत रहती है ना, कि इधर की बातें उधर करना, यानी कि फालतू का गॉसिप करना कह सकते हैं। इस लेडी का यही वर्क था। अब आपने नाम सुना होगा, अभी इसके पहले की जो चार्ल्स सरफेस हैं, चार्ल्स सरफेस को ये चाहती हैं, ठीक है, लेकिन वो इनको नहीं चाहता है। और जो यहाँ पे आपने देखा कि सर पैटर हैं, सर पैटर की वाइफ जोसेफ को चाहती हैं। यहाँ पे यही कहानी है कि एक दूसरे की वाइफ होते हुए भी लोग एक दूसरे के पीछे भागते हैं। अब हम चलते हैं आगे और देखते हैं यहाँ पे स्नैक, कि स्नेक कौन है। स्नेक हैं जो यहाँ पे आपने देखा अभी इसके पहले, जो चुगलखोर रहती है, यानी कि फालतू की अफवाहें उड़ाती है। ये लेडी स्नेयरविल की सर्वेंट रहती हैं स्नेक। और यहाँ पे और एक पर्सन को हम मेंशन करना चाहेंगे, शायद यहाँ पे नहीं दिया हुआ है बच्चों। ये जो सर पेटर टीजल रहते हैं, यहाँ पे एक इनका सर्वेंट रहता है, सर्वेंट, वेट मिनट, सर्वेंट, जिसका नाम रहता है रॉवले, रॉवले। ओके, इस सर्वेंट का नाम रहता है रॉवले। ये भी क्या है कि बहुत ईमानदार रहता है, किसके प्रति, लेडी टीजल के प्रति। जब ये ऐसा कुछ कांड कर देती हैं तो ये बाद में सर पेटर को समझाता है कि आपकी बीवी आपसे बड़ी दुखी हैं और उनको माफ़ कर दीजिए। ये काम रॉवले करता है। अब कहानी किस तरह से, इस ड्रामा को हम आपको बताएं कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आए, और मुझे लगता है कि अच्छा ही बताती हूँ मैं, बहुत ही अच्छे अंदाज में। तो इंट्रोडक्शन अगर हम करवाएं तो जो इसका एक्ट है वो 5 से 7 एक्ट में है, और सीन इसके ज़्यादा हैं। तो सीन को नहीं, लेकिन एक्ट के अकॉर्डिंग हम चलेंगे इसमें। तो जो यहाँ पे प्ले दिया हुआ है वो किस टाइप का प्ले है। द प्ले इज़ अ स्टैटिकल कॉमेडी फोकसिंग ऑन अ रोमस अपीयरेंस एंड द मोरालिटी, यानी कि यह जो नाटक है, यह जो ड्रामा है, वह क्या है, एक व्यंग्यात्मक कॉमेडी है जो अफवाहों पे और दिखावे पे, नैतिकता पर, इन तीनों चीज़ों पे क्या है, ये डिपेंडेंट है, यानी कि आधारित है। और अब हम स्टार्ट करते हैं अपने एक्ट 1 को, जिसमें हम गॉसिप बिगिन, यानी कि यहाँ पे गपशप की शुरुआत करते हैं। गपशप की शुरुआत की बात अगर हम करें बच्चों, तो देखेंगे कि
जो लेडी स्नीयरवेल रहती हैं, है ना, लेडी स्नीयरवेल एंड जोसेफ सरफेस प्लॉट अ ब्रेक। अब हम प्लॉट की अगर स्टार्टिंग करते हैं तो देखेंगे कि लेडी जो स्नीयरवेल रहती हैं वो जोसेफ सर्विस प्लॉट टू ब्रेक अप चार्ल्स एंड मारिया। यहाँ पे हाँ मारिया नाम की भी एक लड़की है जो मैं शायद मेंशन नहीं की हूँ इसमें, मारिया। ये मारिया की जिम्मेदारी भी सर पेटर ही उठाते हैं, सर पेटर, ठीक है, इसकी जिम्मेदारी भी सर पेटर ही उठाते हैं। लेडी स्नीयरवेल और जोसेफ सरफेस चार्ल्स और मारिया को अलग करने की साजिश करते हैं, क्यों, आखिर क्या रीजन रहता है। तो एक्ट 1 में तो यही बताया गया है, और एक्ट 2 में हम जब चलेंगे तो यहाँ देखेंगे कि मिसअंडरस्टैंडिंग इन मैरिज, यानी कि विवाह में कुछ गलत फहमियाँ हैं, और वो गलत फहमियाँ किसके साथ है, सर पीटर और लेडी जो है टीजल के बीच में, है ना। ईर्ष्या और छेड़छाड़ की वजह से बहस हमेशा दोनों में होती रहती है, किसके बीच में, सर पीटर और लेडी टीजल के बीच में। इन दोनों की मैरिज तो हो गई है लेकिन आपसी जो अनबन है वो हमेशा चलता रहता है, दोनों की बॉन्डिंग नहीं हो पाती है। अब हम चलते हैं आगे एक्ट 3 में, और एक्ट 3 में हम देखेंगे कि इसका जो टेस्टिंग ऑफ नेफ्यूज होता है, टेस्टिंग ऑफ नेफ्यूज की अगर हम बात करें तो सर ओलिवर, इस यहाँ पे सीन नहीं दिया हुआ है तो मुझे मज़ा नहीं आ रहा, मैं अपने अकॉर्डिंग बताती हूँ। यहाँ पे फिर पहले ये देख लो, फिर उसके बाद में हम पूरी समरी को एक साथ ही आपसे क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। टेस्टिंग ऑफ नेफ्यू यानी कि भतीजों की परीक्षा कौन लेने जाते हैं, मैंने आपको बताया था कि चार्ल्स जोसेफ और जो जोसेफ सरफेस हैं, चार्ल्स सरफेस और जोसेफ सरफेस, ये दोनों क्या हैं, इनके भतीजे हैं जिनका नाम रहता है सर ओलिवर, और ये क्या करते हैं, भेष बदलकर अपने भतीजों के पास जाते हैं, वहाँ पे इनके क्या है करेक्टर का थोड़ा सा एग्जाम लेते हैं। और जब हम एक्ट 4 में जाएंगे तो यहाँ पे हाइपोक्रेसी थोड़ी सी दिखाई जाती है, जहाँ पे पाखंड रहता है, और यही सारी चीज़ें। एक्ट 5 है जहाँ पे सत्य की जीत होती है। थीम में हम बाद में आएंगे बच्चों, लेकिन अब हम चलते हैं उस लेडी के पास जिसको हमने आपको शुरू में दिखाया था, है ना, ये लेडी हैं, और यहीं पे हम कहानी को स्टार्ट करते हैं यहीं से, ठीक है। तो कहानी की स्टार्टिंग कुछ ऐसा होता है बच्चों कि एक स्नीयरवेल नाम की एक महिला रहती है जो बहुत ही ज़्यादा चुगलखोर रहती है, बहुत ज़्यादा गॉसिप करती है ना। और जो दो भाई रहते हैं जिनका नाम रहता है चार्ल्स सरफेस एंड जोसेफ सरफेस। अब ये स्नीयरवेल जो रहती है, स्नीयरवेल ये चाहती है किसको, चार्ल्स को, लेकिन चार्ल्स नहीं चाहती है। और जो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे एक सर पेटर नाम के पर्सन हैं, सर पेटर, जिनकी शादी हुई रहती है लेडी टीजल से, लेडी टीजल से, है ना। इन दोनों की आपसी अनबन नहीं ठीक रहती है, दोनों में अंडरस्टैंडिंग नहीं रहती है, जिसकी वजह से ये इसको लगता है कि ये मुझे दबा रहे हैं, इनसे मैं छोटी हूँ तो हमेशा हावी रहते हैं मुझ पे। और ये जो जोसेफ रहता है, आपको पता है यहाँ पे एक मारिया नाम की लड़की रहती है जो जोसेफ को चाहती है ना। और ये जो लेडी टीजल हैं ये क्या है, जोसेफ को चाहती हैं। मारिया जो है वो चाहती हैं चार्ल्स को, और यहाँ पे जो आपको दिख रहा है लेडी टीजल, वो चाहती हैं जोसेफ को। तो इतनी कहानी तो आपको समझ में आई होगी। अब इन्हीं कैरेक्टर पे हम आगे चलते हैं, और एक पर्सन और हैं जिनका नाम है ओलिवर, है ना, सर ओलिवर। कहानी कुछ ऐसा होता है कि ये स्नीयरवेल बैठ के बात कर रही होती है अपने सर्वेंट के साथ जिसका नाम रहता है स्नैक, है ना, और सर पीटर के सर्वेंट का नाम रहता है रॉवले। ओके। होता कुछ ऐसा है कि स्नीयरवेल बैठी रहती है और उसके साथ में जो स्नेक रहती है उससे फालतू की गपशप करती रहती है कि मैं तो चार्ल्स से शादी करने वाली हूँ, लेकिन फालतू के अफवाह ऐसे ही उड़ाती है। और जब जोसेफ आता है तो बोलता है कि ये क्या कर रहे हो, क्यों बैठे हो तुम स्नीयरवेल के साथ, जबकि उसके तुम बाई नेचर बिहेव से परिचित हो। तो फिर वो क्या है, चार्ल्स डांट देता है क्योंकि जोसेफ से थोड़ा बड़ा रहता है। कहानी में थोड़ी सी ट्विस्ट आती है कि जो सर पेटर रहते हैं और लेडी टीजल रहती है, इन दोनों की लाइफ अनबन चलती रहती है, और बीच में अब एंट्री होती है किसकी, ओलिवर की, है ना। ओलिवर की एंट्री होती है और वो
क्यों आए रहते हैं? ये तो एक रिच पर्सन रहते हैं, कह सकते हैं कि एक रिच पर्सन रहते हैं और सर पेटर से अच्छी दोस्ती रहती है, तो बोलते हैं कि मैं यहाँ पे इसीलिए आया हूँ कि मेरे दो भतीजे जो हैं जिनका नाम चार्ल्स और जोसेफ है, उनका थोड़ा सा परीक्षा लेने आया है कि वो मेरे बारे में क्या सोचते हैं। तो ये भेस बदल के चार्ल्स के पास पहले जाते हैं। चार्ल्स बैठ के अपने फालतू के दोस्तों के साथ गॉसिप करता रहता है, थोड़ा सा ड्रिंक वगैरह करता रहता है। वहाँ पे जाते हैं और पूछते हैं कि तुम्हारे पास क्या ज़मीन है? मैं थोड़ा सा ज़मीन लेना चाहता हूँ और थोड़ा सा बिजनेस करना चाहता हूँ, है ना। तो चार्ल्स बताता है कि हाँ, मेरे पास तो ज़मीन नहीं है, लेकिन मेरे एक चाचा हैं जिनका नाम ओलिवर है, उनके पास ज़मीन है और मैं उसको बेच भी सकता हूँ, लेकिन अभी क्या है कि शायद परमिशन नहीं है, लेकिन मैं बेचूंगा ज़रूर। फिर बताता है कि ज़मीन तो मैं बाद में बेचूंगा, लेकिन मेरे पास कुछ फ़ोटो फ्रेम बचे हुए हैं, पड़े हुए हैं, जिसको मैं बेचना चाहता हूँ। ठीक है। फिर वो ओलिवर को ऐसा बताता है। ओलिवर उसके घर जाता है चार्ल्स के और सारी तस्वीरों को खरीद लेता है। एक तस्वीर बचा रहता है जो ओलिवर का खुद रहता है, तो बोलता है मुझे यही फिगर चाहिए, यही पिक्चर चाहिए। तो चार्ल्स वो मना कर देता है, बोलता है नहीं, मेरे चाचा जी हैं, मैं नहीं दूंगा। और इस बात को सुनकर ओलिवर थोड़ा सा हैप्पी हो जाता है, उसके अंदर बड़ी अच्छी फीलिंग आती है कि मेरी कितनी रिस्पेक्ट कर रहा है। फिर वेश बदल के वो जोसेफ के पास जाते हैं और जोसेफ क्या करता है, इतना दुष्ट रहता है कि पहचानता तो है नहीं, है ना, तो हाथ पकड़ के उसको बाहर कर देता है। ओलिवर को कहता है कि चलो यहाँ पे तुम्हारी कोई जगह नहीं है। ठीक है, ये तो बात यहाँ पे हो गई। अब जब ये दोनों मतलब बेस बदल के दोनों के घर पे जाते हैं, तो अचानक ये सर पेटर जो है वो चार्ल्स से मिलने जाता है कि चार्ल्स तुम मारिया से शादी कर लो। तो चार्ल्स कहता है कि ठीक है, और ये जोसेफ जो है वो सर पेटर के यहाँ जाता है। फिर उस सर पेटर के यहाँ से अपने घर आता है और बोलता है, ये सर पेटर और जोसेफ दोनों एक साथ बैठे रहते हैं, दोनों बैठे रहते हैं। अचानक से चार्ल्स की एंट्री हो जाती है, तो जोसेफ क्या है, सर पेटर को अंदर कर देता है और ये चार्ल्स देख लेता है। तो जोसेफ कहता है कि यहाँ क्यों आए हो? तो बोला कि छिपाओ नहीं, मैंने सर पेटर को देख लिया है, वो यहीं पे हैं। ठीक है, यहाँ पे आने के बाद फिर एंट्री ओलिवर की होती है और ओलिवर के पहले थोड़ा एक दूसरा दूत आता है जो कहता है कि तुम्हारे चाचा यहाँ पे आ गए हैं। तो ये दोनों बड़े सहमे से हो जाते हैं कि अचानक से चाचा की एंट्री कैसे हो जाती है। ठीक है, और ये जोसेफ जो है वो मिलने किससे जाता है, सर पीटर के यहाँ लेडी टीजल से मिलने जाता है। और लेडी टीजल जो है वो छिपी रहती है अपने पति के डर की वजह से, और वो भड़कता हुआ आता है। कौन सर पीटर भड़कता हुआ आता है कि मेरी पति मुझसे ही धोखेबाजी कर रही है, गद्दारी कर रही है, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, बहुत सारी बातें बड़बड़ाता है वो अपने आप में। फिर अंदर देखता है कि जोसेफ के कमरे में लेडी टीजल छिपी रहती हैं, और वहीं पे जब चार्ल्स आ रहा होता है तो उसी कमरे में जाके सर पीटर भी छिप जाते हैं और दोनों का आमना सामना होता है, यानी कि सर पीटर का सामना लेडी टीजल से हो जाता है। दोनों एक दूसरे को घूरने लग जाते हैं। जब घूरने लग जाते हैं तो अचानक क्या होता है बच्चों कि कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट आ जाता है कि जो ये सर पीटर रहते हैं, सर पीटर जो रहते हैं यहाँ पे, वो लेडी टीजल को कहते हैं कि मैं तुम्हें तलाक देना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता हूँ। तो फिर यहाँ पे सर्वेंट की एंट्री होती है, सर्वेंट की एंट्री होती है इस ड्रामा में, और यही सर्वेंट जिसका नाम रावले रहता है ये बताता है कि आपकी पत्नी जो हैं जिनका नाम लेडी टीजल है, वो अपनी करनी पे यानी कि अपने किए हुए कार्यों पे बहुत ज़्यादा पछतावा कर रही हैं, उन्हें आप माफ़ कर दीजिए। ठीक है, इन दोनों की तो अंडरस्टैंडिंग बनवा देता है ये रावले। लेकिन ओलिवर जो है वो अभी भी अपने भतीजों से सेटिस्फाइड नहीं है। वो कहता है कि जो जोसेफ है उसने तो मेरा हाथ पकड़ के बाहर निकाल दिया था अपने घर से, और चार्ल्स ने फिर भी थोड़ी सी रिस्पेक्ट मेरी बचा के रखी हुई थी। जब पता चला कि बेस बदल के मेरे चाचा ही आए थे मेरे घर पे, तो चार्ल्स इतना समझदार रहता है कि वो तुरंत ओलिवर के पैरों पे गिर पड़ता है और माफ़ी मांगने लगता है कि मुझसे गलती हो गई, ऐसी गलती फिर दोबारा नहीं होगी। ओलिवर को दया आ जाती है, वो चार्ल्स को माफ़ कर देता है। चार्ल्स को माफ़ करने के बाद चार्ल्स को माफ़ कर देता है और अपना वारिस भी बना देता है, अपनी पूरी संपत्ति का वारिस बना देता है, जिसका नाम रहता है चार्ल्स सरफेस। ठीक है, और जोसेफ जो रहता है वो से तो ना लेडी टीजल मिलती है और ना ही मिलती है मारिया, ना ही मिलती है मारिया। मारिया की शादी किससे हो जाती है बच्चों? चार्ल्स से, चार्ल्स से। ठीक है,
तो कहानी में बस इतनी सी ही कहानी थी कि इसमें सबसे बड़ा रोल जो रहता है वो स्नीयरवेल का रहता है ना। बहुत ही दुष्ट प्रवृत्ति की ये औरत रहती है। बच्चों आज जो है ये क्या है कि आपका पेपर 2 कंप्लीट हो गया। MA फर्स्ट सेमेस्टर की बात अगर हम करें, MA फर्स्ट सेमेस्टर पेपर 2 यूनिट 1 to यूनिट 5 completed। ओके बच्चों, अब अगर आपकी डिमांड होगी है ना, कमेंट सेशन में आप कुछ लिखेंगे कि मैम 3rd पेपर के लिए हमें कुछ आइडिया दीजिए, तब आपके लिए फिर से लेक्चर आएगा। और आज की क्लास यहीं पे ख़त्म होती है, फिर मिलेंगे आपसे। थैंक यू।